सर हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कर लिया था। तो मैं वही तो पूछा था, कौन सा चैप्टर रहता है हमारा, वो बताओ। सर आपने डिफॉर्मेशन शुरू करवाया था लेकिन पूरा खत्म नहीं करवाया था। डिफॉर्मेशन कहाँ तक हुआ था? स्प्रिंग कॉम्बिनेशन तक हो गया था। सीरीज कॉम्बिनेशन तक हुआ था सिर्फ। अब सीरीज पैरेलल के आगे नहीं आता, वो बस उतना ही है। पैरेलल नहीं करवाया आपने। तो पैरेलल आता भी नहीं है ना इतना, तो सही है, इतना इशू नहीं है। अच्छा, ये बताओ फिर, आप लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस किया हुआ है, तो हम वो शुरू कर देते हैं, प्रेशर या डायनामिक्स। लेकिन मुझे याद पड़ता है मैंने प्रेशर भी करवाया हुआ है। जी आपने प्रेशर भी करवा लिया। ओके, तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं, हमारा डायनेमिक्स से स्टार्ट ले लेते हैं, क्या कहते हो? व्हाट डू यू गाइस से? डायनेमिक्स से स्टार्ट ले लें? यस। बताइए। हाँ, टर्निंग इफेक्ट वापस कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बिकॉज बीइंग रिकॉर्डेड तो तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। टर्निंग इफेक्ट आज रिवाइज कर लेते हैं, कल की क्लास जो है ना हमारी, यानी फ्राइडे वाली, उसमें फिर हम आगे कर लेंगे, ठीक है? ओके, अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये है क्या चीज? एक चीज समझे, ये आपके पास एक प्लैंक ऑफ वुड है, एक डंडा है इस तरह का। अब आपने यहां से इसको पिवट किया, पिवट से मुराद ये कि ये ऐसे या ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है? तो आपके पास ये, जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा। इस मोशन को, इस फिनोमेना को कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट। देखो, फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट गिरता है, ऐसे गिरेगा या ऐसे जाएगा या इधर जाएगा या उधर जाएगा, ठीक है? जब आप फोर्स लगाएंगे इसको यहाँ पिवटेड पे, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट। जी साद खान, अब आपके पास ये पिवट है, यहां से आपने फोर्स लगाई है, ये आपके पास डिस्टेंस है। अब याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पिवट से लिया जाता है, डिस्टेंस कहीं और से नहीं लिया जा सकता। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला क्या बना? m इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब आपके पास कुछ की पॉइंटर्स हैं। वो की पॉइंटर्स, नंबर वन क्या है? कि द डिस्टेंस शुड बी measured from pivot। पिवट के अलावा किसी चीज से आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, कोई माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा पिवट से डिस्टेंस लिया जाएगा। नंबर टू, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी 90 डिग्रीज। 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं होना चाहिए फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। अगर आप टर्निंग इफेक्ट निकाल रहे हैं तो आप, और जो डिस्टेंस है उसके दरमियान 90 डिग्री होगा। अच्छा, हम अपनी गलती से पहचानते हैं कि हमारा कैलकुलेटर क्या है कि जी मैथ एरर है या सिंटैक्स एरर है। ऐसा कोई सीन यहाँ नहीं होगा, अगर आप इसके अलावा कोई यूनिट यूज करते हैं, कोई एंगल यूज करते हैं, तो आपको
ये खुद से याद रखना है, ये मेक श्योर करना है कि जो एंगल की वैल्यू आप ले रहे हैं अपनी ये आंसर में, अपनी कैलकुलेशन में, अपना सोल्यूशन में, उन दो के दरमियान 90 डिग्री बनना लाजमी है। अगर ये 90 डिग्री नहीं बन रहा तो दिस मीन्स कि आपके पास आप कुछ भी और कैलकुलेट कर रहे हैं, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द टर्निंग इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, मैं एग्जांपल कराता हूँ बेटा। ओके। अब इसके एक एग्जांपल क्वेश्चन है। एयर, मुझे अभी इसका याद नहीं आ रहा, ओ लेवल्स के एग्जाम में ही आया था। ये एक ऑब्जेक्ट था, इसका वेट था 2 न्यूटन, और 3 डिस्टेंसेस उसने आपको दे दिए थे। पी, क्यू, आर। उसने कहा पी क्यू है 0.1 मीटर्स, क्यू आर है 0.3 मीटर्स, और पी आर है 0.2 मीटर्स। अब वो कह रहे टर्निंग इफेक्ट निकालो। अब मैंने आपसे क्या कहा, टर्निंग इफेक्ट के लिए तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं, गलत। आपने वो एंगल और वो डिस्टेंस यूज करना है जो इस फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। यानी इस 90, ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री हो। तो आपने कौन सा यूज करना है? आपने यूज करना है क्यू आर, क्योंकि वो इस फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स है आपके पास 2, डिस्टेंस आपने लिया जी 0.3। कैलकुलेट करके आंसर दे, मैं जरा कैलकुलेटर लेके आ रहा 2 × 0.3, 0.6 न्यूटन मीटर आया। क्या ये बात समझ में आती है सबको? क्लियर है जी ये? वापस समझाते, देखो। तुम्हारे पास साथ ये फोर्स थी 2 न्यूटन। अब तुम्हारा लॉ ये कहता है, तुम्हारा रूल ये कहता है कि तुम वो डिस्टेंस लोगे जो इस फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। अब एक एक करके चेक करते हैं। ये फोर्स है जी। अगर मैं पी क्यू ले लूं तो ये तो 180 डिग्री हो गया, मुझे तो 90 डिग्री चाहिए था। अगर मैं पी आर ले लूं तो ये कोई और एंगल होगा, 90 तो नहीं होगा। तो ये भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मेरा रूल ये कहता है कि मुझे वो डिस्टेंस लेना है, वो वैल्यू लेनी है जो आपस में 90 डिग्री बना रही हो। तो वो कौन सा था? वो ये क्यू आर था। क्या आप क्लियर है? हेडिंग डालें इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और इसके ऊपर स्टार बना लें, एज इट इज लिखना होता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है जी। आपके पास सभी सीसॉ पे बैठे हो। सीसॉ में क्या होता है, इधर देखो, मैं एनिमेशन भी दिखाता हूँ। देखो, ये है सेंटर, ठीक है।
अब यहाँ पे एक फोर्स लगी, ये ऐसे चला गया। देखो पहले इनिशियली ये स्टेबल था, ठीक है, ये स्टेबल था। अब जब आपने यहां से फोर्स लगाई, ये ऐसे चला गया, डिसबैलेंस हो गया, है ना भाई? ये डिसबैलेंस हो चुका है। अब अगर इसको दोबारा बैलेंस करना है, तो आपको इस जगह से एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये दोबारा बैलेंस हो। क्या ये बात समझ में आती है? एक मिनट के लिए मैंने स्क्रीन शेयर की है। बताएं, ये चीज समझ आई है? अगर समझ आई है तो फिर हमारे लिए आसानी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बताएं जी कि जी आपका किस तरीके से शिफ्ट आ रहा है। देखो, ये आपके पास पेंसिल है, मैंने पूरा ये इसलिए भी वो कर दिया कि अब आपको समझ में। अब आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाई, ये सेंटर से पिवटेड है, तो आपके पास क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ये डिसबैलेंस हो गया। अब in order to rebalance this, you have to apply a certain amount of force over here, and due to this, it will become a anti-clockwise movement in order to rebalance this. Initially, this thing was balanced. आप सीसॉ पे बैठे, आपके बैठने की वजह से ये डिसबैलेंस हो गया, ये ऐसे चला गया, दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ना, ये क्लॉकवाइज मूव कर गया। अब आपने क्या करा, ऐसे फोर्स लगाई, तो आपके पास ये रीबैलेंस हुआ। रीबैलेंस होने का मतलब क्या है, दैट इट हैज गेन व्हाट, इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ आती है? इक्विलिब्रियम क्या है, कि जब आपका ऑब्जेक्ट किसी एक साइड पे टिल्टेड नहीं है, बैलेंस है, स्टेबल है। जैसे मैं इस वक्त बैलेंस पोजीशन में आपको नजर आ रहा हूँ, आप लोग इस वक्त बैलेंस पोजीशन पे बैठ के ये क्लास ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए। यहाँ तक क्लियर है? उमर को कोई जवाब देते हैं, उमर कौन सा वाला है, ये उमर खान है? उमर जीशान है। ओके। उमर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, स्क्रीन शेयर हो गई? ये देखें जी। अब पहले तो ये बेसिस हटा दे, और हम मार्कर्स यूज करते हैं। अब तुम्हें ये हल्का हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा, जब ये ग्रीन है ना, इसका मतलब ये बैलेंस है। मैं फोर्सेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेता हूँ। अब रूलर्स 5 किलोग्राम्स में यहाँ लाके रखता हूँ, ये ऐसे टिल्ट हो गया। ये कौन सी मूवमेंट हुई? ये हुई आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, कि अगर आपके पास, if you want to rebalance this, if you want to place this object in equilibrium position, आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन हो जाएगा। हो गया ग्रीन? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? यस और नो, ये बताइए। क्लियर? ऑल 25 स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। सबको क्लियर है? तो अब आप आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। अब ये स्टेटमेंट पढ़ें।
For an object to be at equilibrium, the sum of clockwise moment is equals to the sum of anti-clockwise moment. तो अब आप इसको अगर लिखना शुरू करें तो आप क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज. ओके. अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई ना? आपके पास अब F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 हो गया है. यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इसको जो जिसमें किसी को प्रॉब्लम हो? तो अब अगर मैं क्वेश्चंस दूं, एक रैंडम क्वेश्चंस एग्जाम्पल के, जिसका मतलब ये पास पेपर से रिलेटेड नहीं है, कि मैं यहाँ पे वेट बनाऊं, यहाँ आपका 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो, ये आपके पास 0.2 मीटर्स हो, ये आपके पास 0.1 है, यहाँ की फोर्स निकाल के दें. तो मेरा नहीं ख्याल अब आप में से किसी को इसमें मुश्किल होगी या कोई प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में. बताइए, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगर आपको क्लॉकवाइज दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो यू कैन रिलेट इट एंड सॉल्व इट. ऐसे ही है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. स्टूडेंट्स, एवरीवन करके रिप्लाई करें. चार्ज हो रहा है. 4 Newton. Umar Khan, this is turning effect of forces. F1 multiplied by D1 is equals to F2 multiplied by D2 is 2 multiplied by 0.2 is F is equals to F into 0.1. तो अब आपको F फाइंड करना है. कोई मसला है इसमें? अच्छा जी. अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो आता है जी मल्टीपल फोर्सेस. अब मल्टीपल फोर्सेस क्या है? मल्टीपल फोर्सेस ये है कि आपके पास एक ही प्लैंक ऑफ वुड पे ये पिवट है, एक साथ दो फोर्सेस लग रही होंगी एट डिफरेंट पोजीशंस, और ये होगी F3. तो आपने घबराना नहीं है. आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये वाली क्लॉकवाइज है. ऐसी है ना? तो आपको हमने लॉ क्या पढ़ा है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो आपके पास क्या हुआ? सम ऑफ मोमेंट. सम है ना, सिंगल तो बात नहीं किया आपने. सम ऑफ मोमेंट यानी जो भी जितना भी 1 2 3 4 n नंबर ऑफ मोमेंट्स जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसको, वो बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज के. तो आपके पास सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज. अब एक और ये दो फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं.
तो आपके पास क्या हुआ, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2, ये आ गया आपके पास क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अब इस सिनेरियो से, इस फॉर्मूले से कोई भी एक मिसिंग पैरामीटर जो आपको गिवन ना हो, आप इससे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर जी? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब अगर मैं इसकी आपको एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि जी मैंने यहाँ पे भी एक 5 किलो रख दिया। अब क्या हुआ, क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज कम हो गया। तो अब मैं यहां कहीं पर दोबारा से एक रखूंगा, तो वो रीबैलेंस करने की कोशिश करेगा। यानी ये वाला जो था, ये वाली जो साइड है, ये वाली जिधर ये मैं रोटेट कर रहा हूं, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं इसको ऐसी किसी जगह पे रखता हूं, तो ये दोबारा से रीगेन कर लेगा इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अहमद? हाँ, पूरा 10 kg एक जगह रख दें, बट वो डिपेंड करता है ना आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में अगर 10 kg नहीं है तो कहाँ से रखोगे, क्वेश्चन चेंज तो नहीं कर सकते हो ना। अगर क्वेश्चन में 10 kg है, सीधा सीधा एक जगह रखो, बैलेंस कर लेगा वो। बात समझ में आई? क्लियर जी? आगे बढ़े। इसके बाद आता है जी व्हील बैरो का केस। और व्हील बैरो का जो केस होता है, उसमें कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अगेन वही चीज है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम में फर्क पड़ता है, तो बच्चे थोड़े आ जाते हैं। व्हील केस क्या है? ये आपके पास आ गई पिवट, ये आपके पास आ गया फोर्स वन, ये है D1, यहां से लेके यहां तक D2। क्यों डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेते हैं, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस एक लाइन में होंगे। ठीक है जी? अब आपको पता है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपसे ये फोर्स मांगी गई है कि ये फोर्स निकाल के दें। तो अब आप क्या करेंगे, आपने कहा सर, फहद ने कहा था सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा सर F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल 28 स्टूडेंट्स, 27 rather, 27 students respond. पॉइंटर है लास्ट इस चैप्टर का, उसके बाद the greater the distance from the pivot, आवाज नहीं खोलना महमूद, दोबारा समझा दो। the greater the distance from the pivot, the greater the turning effect
the lesser force is required. अब आप में से बॉयज से स्पेशली मैं मुखातिब हूं, आपने कभी ट्रक वाले को टायर चेंज करते देखा है? वो क्या करता है कि स्पैनर में ना पीछे एक रॉड लगाता है, फिर उस रॉड पे फोर्स लगाता है, स्पैनर पे नहीं लगाता, उसको लंबा कर देता है। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर ये पिवट है, देखो ये निप जो है ना इसकी ये पिवट है, अगर मैं यहां से लगाऊंगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं दूर से लगाऊंगा तो मेरे लिए टर्निंग इफेक्ट आसान हो गया, रोटेट करना आसान हो गया। तो पिवट से जितना दूर होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतनी कम फोर्स से आप वो काम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लीजिए, ये पिवट है, ये निप जो है ये पिवट है। आपने यहां से बिल्कुल करीब से फोर्स लगाया तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, टर्निंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन अगर मैं दूर से लगाऊंगा तो मैं बहुत आराम से रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट कम से मेरा काम बन जाएगा। बात प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, अब 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ और हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, एंड विच इज, बाकी लोग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मुझे लग रहा आसान, इनाया, लुबना, मरिहा, महमूद, अयान, जोहेर, निदा, उमर, रयान, साद, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना, परेशानी कर रहे हो। ठीक है, अब जी आपके पास आए क्वेश्चंस। अब ये सवाल है, ये ईयर लिखें पहले, स्क्रीन शेयर हो गई ना? मई जून 13 पेपर 2 1 है ये, मई जून 13 पेपर 2 1। अब वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या था फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट इक्विलिब्रियम? द सम ऑफ should be equal to sum of anti clockwise moment। क्या ये समझ
क्या ये बात समझ में आती है? अब आप कह रहे हैं ये आपके पास डी, ये आपके पास F1 है, ये पास D2 है, आपसे F2 निकाल सकते हैं? खुद से ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। गुड। किस किस का 8 न्यूटन आ रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड। डन जी, आगे चले। ये देख लें। ठीक हो गया। आता सवाल है अक्टूबर नवंबर 13 पेपर 2 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास D1 है। पहले तो ये बताओ इसमें से क्लॉकवाइज कौन सा है? ब्रदर होगा ना? हाँ या ना? और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपके पास क्या हुआ? W × 1.1 इज इक्वल टू 550 × 0.86। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? 430। 473 डिवाइड बाय 1.1, 430 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई? अब अब वो क्या कह रहे हैं? द गर्ल एंड हर ब्रदर स्लाइड गर्ल एंड her brother slide equal distance along the seesaw away from each other, यानी अब ये थोड़ा थोड़ा और पीछे हो गए। यानी जहां बैठे हुए थे ना, थोड़ा पीछे खिसक गए, थोड़ा सा पीछे हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, क्या होगा। देखो, जहां गर्ल और उसका भाई बैठे हुए थे, वो जिस जगह थे उन्होंने रीबैलेंस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? हल्का सा पीछे हटे, स्लाइड किया है पीछे की तरफ। जब पीछे गए तो क्या पूरे टर्निंग इफेक्ट चेंज हो गया होगा, हाँ या ना? पूरा टर्निंग इफेक्ट चेंज होके दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन की कैलकुलेशन हो रही होगी। क्या ये बात समझ आती है? ये देखो, पढ़ो ये। क्यों लड़की की तरफ ट्रिप किया? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो 550 था। बात समझ में आ रही है? तो आप टर्निंग इफेक्ट चेंज हुआ, टर्निंग इफेक्ट चेंज होने की वजह से जो एक तरफ का मोमेंट था वो ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ का कम हो गया, आप बैलेंस से आउट हो गए। क्या ये बात समझ में आती है?
हाँ ऑब्वियसली। आगे चले। थम्स अप या रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। रयान, निदा, मुआज, मलीहा, लुबना, हसन। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सबके कैमरे ऑन करवा दूंगा। तुम लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना, ऑन करके सो गए हो। यमुना, जैद, यासीन, स्नोविया, शायान, साद, जुहेर, मायर। मायर तो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। एल्सा, एल्सा कंफर्म्स हो रही है। एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दे। रयान मेरी बात सुनो बेटा, ये फीमेल स्टूडेंट है, ये मेल स्टूडेंट है, ये दोनों बैठे हुए रीबैलेंस हो गया। अब अगर तुम डायग्राम देखो तो जो फीमेल स्टूडेंट थी ना, वो पिवट के करीब थी, अब वो और पीछे हुई, तो बैलेंस आउट हुआ। अब बैलेंस आउट हुआ तो इधर का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। क्यों? मैंने क्या लिखवाया था, जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। तो ये नीचे की तरफ आ गया, ये हल्का सा ऊपर की तरफ आ गया। क्या अब क्लियर है? ये लिखा है आपने इंग्लिश में। क्लियर है जी अब? ओके। एयर लिखें। अक्टूबर नवंबर 14 पेपर 2 1 क्वेश्चन नंबर 2। अक्टूबर नवंबर 14 पेपर 2 1 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़े जी। पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करें। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये 80 है, ये 50 है, तो कितना आया? ये होगा 30 सेंटीमीटर। और ये 50 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कोई मसला? अब वो क्या कह रहा है, वेट ऑफ द ऑयल, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। 0.39 इंटू 40। अब गौर से सुनो, एक यूनिट भी अगर स्टैंडर्ड है तो बाकी सारे कन्वर्ट होंगे। यानी अगर यहाँ पे देखो फोर्स का न्यूटन है, मास का किलोग्राम्स है आपका, तो जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में यूज नहीं होगा और मीटर में यूज होगा। तो आप क्या करोगे, 40 एक्सपोनेंट -2 लगा देना, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटी टू मीटर जब भी जाना हो ना, एक्सपोनेंट -2 यूज कर लेना। F2 इंटू 30 एक्सपोनेंट -2। आंसर बताओ। 0.39 इंटू 0.52। सबका 0.52 आ रहा है न्यूटन। सबका 0.52 आ रहा है, और ये समझ आया है कि हमने ये कैलकुलेशन किस तरह की है? प्लीज रिस्पॉन्ड। जीते रहो साथ। क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑल 25 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे। 24। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, देखो। F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, तो तुम्हारा नहीं पेरेंट फॉर्मूला है, ठीक हो गया?
अब तुम्हें पता है ये 50 पे है, ये 80 है, तो इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा? 30 होगा। और ये 50 है और ये 10 है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? 40। अब तुम्हें यहाँ की फोर्स पता है 0.39, तो यहाँ की फोर्स कितनी आएगी? F2 कह दो उसको। तो अब आपने F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 डाला, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने याद रखना है कि अगर एक वैल्यू भी स्टैंडर्ड है तो बाकी सारी कन्वर्ट होंगी। तो आपके पास फोर्स न्यूटन में थी, मास किलोग्राम में था, ग्रेविटी भी न्यूटन पर किलोग्राम थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्टेंस है वो आप सेंटीमीटर में नहीं यूज कर सकते, आपको उसको कन्वर्ट करके मीटर में लेके जाना है। जब आप उसको मीटर में लेके जाएंगे तो आपके पास कैलकुलेशन के अंदर पूरी वर्किंग आएगी, और आप उसने उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने कहा कि जी वो आंसर है मेरा 0.52। क्लियर जी? अब्दुल रहीम साहब, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर कल इंटरनेट चलता है इंशाल्लाह तो कल भी एक क्लास करेंगे, कल भी एक ओवन का एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिस तरह आज हुआ टर्निंग इफेक्ट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करेंगे कि बाय नेक्स्ट वीक हम अपना ये ओवन भी कंप्लीट कर दें। पीडीएफ ओके आ जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।